हाय फ्रेंड्स, तो अब हमने वोकल रिहैबिलिटेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसमें कुछ डिवाइसेस चाहिए होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो मैं आपको डायग्राम से समझा नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने अब उनकी इमेजेस भी लगा दी हैं। तो वोकल रिहैबिलिटेशन में सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या है, ये है पेनजी वॉइस बटन। प्लेट सी जैसा दिखेगा, ऐसे कुछ पेनजी वॉइस बटन। ठीक है, उसके अलावा ये है ब्लॉम सिंगर प्रोस्थेसिस। ब्लॉम सिंगर प्रोस्थेसिस। ठीक है, पहले मैं आपको लेबलिंग करा रही हूँ, फिर मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ। ये है मोंटगोमरीज टी ट्यूब, और ये ट्रिकियोस्टमी ट्यूब्स हैं, ये तो आपको दिख ही रही हैं। ये कफ्ड है, ये अनकफ्ड है, और ये फेनेस्ट्रेटेड है। ये हम यूज़ नहीं करते अब। ठीक है, चलिए अब देखो, वॉइस रिहैबिलिटेशन का मतलब है जब हमने लैरिंजेक्टमी कर दी है ना, उसके बाद बंदे ने बात तो करनी है, वो कैसे करेगा? तो एक तरीका तो है वो लिख के बात कर सकता है, एक है वो होठों से इशारे करेगा कि मैं ऐसे ये बोल रहा हूँ, लिप स्पीच। एक है वो अपने पेट से बोलने की कोशिश करेगा, इसोफेजियल स्पीच। एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोलैरिंग्स। ये एक डिवाइस होता है जो हम अपने गर्दन पे रखते हैं हाथ से, फिर जो आदमी बोलता है वो सुनता है। एक होता है ट्रांस ओरल न्यूमेटिक डिवाइस, और एक है टीईपी, ट्रांस इसोफेजियल प्रोस्थेसिस। इसमें क्या होता है, ये ट्रेकिया है, ये इसोफेगस है, यहाँ लगाएंगे ट्रेकियो इसोफेजियल प्रोस्थेसिस, मतलब पोस्टीरियर वॉल ऑफ ट्रेकिया और एंटीरियर वॉल ऑफ इसोफेगस, इनके बीच में लगेगा। ठीक है, स्पीकिंग के लिए ट्रेकियो इसोफेजियल प्रोस्थेसिस। पर जो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब होती है वो एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रेकिया पे लगती है फॉर ब्रीथिंग। ठीक है, तो एक और दिक्कत है कि जैसे अब हम ये कर रहे हैं ना टीईपी, तो इसमें हम परमानेंट ट्रेकियोस्टमी भी कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये मैंने आपको ट्यूब्स दिखा दी थी ना, कफ्ड, अनकफ्ड, फेनेस्ट्रेटेड। फेनेस्ट्रेटेड में ये होल है। अब अगर मान लो हमें आवाज़ लेके आनी है ना, और बंदे की हो गई टोटल लैरिंजेक्टमी, तो फिर हम करेंगे ट्रेकियो इसोफेजियल प्रोस्थेसिस। अगर कुछ भी और है तो हम फेनेस्ट्रेटेड कफ्ड ट्यूब यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर ट्रेकियोस्टमी। जैसे कि मान लो बायलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैल्सी हो गई तो हम ये यूज़ करेंगे, पेपिलोमेटोसिस हो गया तो भी हम ये यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद अब कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स हैं। जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि अगर हम मतलब ट्रेकियोस्टमी के बारे में पॉइंट्स हैं। अगर मान लो हमें ट्रेकियोस्टमी करनी है तो बेस्ट एरिया क्या होता है, सेकंड और थर्ड रिंग के बीच में। कफ्ड ट्यूब की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, नेक्रोसिस। ठीक है, पर मोस्ट कॉमनली यूज भी नेक्रोसिस कफ्ड ट्यूब है, और इसका कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेशर नेक्रोसिस। 2 आर्ली डिफ्लेशन ऑफ द कफ करनी पड़ती है फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, ताकि प्रेशर नेक्रोसिस ना हो। ट्रैक्ट इस्टेब्लिश होता है 7 से 10 दिन में। कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट जो होता है ना, उसकी वजह से एपनिया होता है आफ्टर ट्यूब। ब्लीडिंग अगर कहीं हो रही है तो वीनस मोर देन आर्टीरियल होती है। और मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी क्या हुई, एपनिया। फिर वर्टिकल इंसीजन जो होती है वो हम देते हैं एमरजेंसी में, हॉरिजॉन्टल देते हैं इलेक्टिव प्रोसीजर में, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। हाई लेवल पे ऊपर, मतलब ऊपर हम ट्रेकियोस्टमी इंसर्शन देते हैं अगर मैलिग्नेंसी है, नीचे देते हैं अगर इन्फेक्शन है।
टोटल ब्लॉकेज हो गई तो ट्यूब रिमूव कर दो, पार्शियल है तो सक्शन कर दो। मेन याद रखना है ऊपर मैलिग्नेंसी में, नीचे इन्फेक्शन में। अब जो ये मॉन्टगोमरी टी ट्यूब दिखाई थी मैंने आपको, ये क्या है, ये जब ब्रोंकियल स्टेनोसिस है ना उसमें यूज़ करते हैं खोल के रखने के लिए। किसी भी वैसे स्टेनोसिस में यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको ब्रोंकियल स्टेनोसिस की एग्जांपल देती हूँ। अब बस थोड़ा सा टॉपिक बचा, फिर हमारा लैरिंग्स ख़त्म हो जाएगा। देखिए, लैरिंगो ईसोफेजियल रिफ्लक्स, लैरिंगो फेरिंजियल रिफ्लक्स। अब इसमें क्या क्या होगा, एक तो इसमें होगा सब ग्लॉटिक एडिमा, ठीक है, एक होगा ग्लॉटिक एडिमा, एक होगा वोकल फोल्ड का भी एडिमा, ठीक है। हमने 3 एडिमास पढ़े, सब ग्लॉटिस, ग्लॉटिस और वोकल फोल्ड। जो ग्लॉटिस का एडिमा है ना, वो क्या करा देगा, वेंट्रिक्युलर ऑब्लिटरेशन। जो सब ग्लॉटिस का एडिमा है उसको हम बोलते हैं स्यूडोसल्कस वोकैलिस। ये होता है स्यूडोसल्कस वोकैलिस, इसे हम बोलते हैं स्यूडोसल्कस वोकैलिस। जो सब ग्लॉटिस का एडिमा है वो है स्यूडोसल्कस वोकैलिस। ग्लॉटिस के एडिमा को बोलेंगे वेंट्रिकुलर ऑब्लिटरेशन और वोकल फोल्ड का एडिमा। और लास्ट है पोस्टीरियर कमीजर हाइपरट्रॉफी। एंटीरियर कमीजर को तो एपिग्लॉटिस प्रोटेक्ट करता है पर पोस्टीरियर कमीजर को नहीं करता, इसलिए इसकी हाइपरट्रॉफी होती है। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, अच्छा एक कंडीशन होती है लैरिंजियल हिस्टोप्लाज्मोसिस। अब देखिए, इसकी ट्रीटमेंट माइक्रो लैरिंजियल एक्सीजन नहीं होगी, रादर सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देंगे, एंटी फंगल देंगे, जैसे एम्फोटेरिसिन भी। एक्सीजन नहीं करेंगे। बाकी इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये ईस्टर्न इंडिया में कॉमन है। लैरिंजियल इन्वॉल्वमेंट जो होती है क्रॉनिक डिसेमिनेटेड डिसीज़ में होती है और लीशमेनिया इसका डीडी है, क्लोजेस्ट डीडी। दैट्स इट फॉर लैरिंग्स गाइस।